नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप ठीक ठाक होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवोपाध्याय बायो क्लास। साथियों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th के जो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी, उसी के अगले लेक्चर की बात करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व होते थे बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया था आइसोलेशन के विषय में। हम देखा था कि कैसे डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, साथ ही साथ बहुत सारे उसमें माइक्रो मॉलिक्यूल आ जाते हैं और फिर डीएनए उसके शरीर में आप देखेंगे अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उसके सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। कहीं सेलुलेज एंजाइम यूज करते हैं, कहीं काइटिनेज करते हैं, तो कहीं लाइसोजाइम करते हैं, है ना। ये सभी एंजाइम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल को तोड़ने का काम करते हैं जिससे डीएनए हमारा निकला है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें पॉलीसेकेराइड मैंने बोला था, लिपिड बोला था, कुछ प्रोटीन्स थे, ये सब चीजें भी आती हैं। इनको भी अलग करने का तरीका था, प्रोटीन तोड़ना है प्रोटीज लीजिए, लिपिड तोड़ना है लाइपेज लीजिए, ऐसे करके सभी मैक्रो मॉलिक्यूल को सेपरेट करते थे। एंड फाइनली व्हाट वांट द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसे आप हम लोग क्या करते थे, ले लेते थे। अब सवाल आज यहाँ पे हम बात करेंगे, दूसरा स्टेप होगा जिसका नाम होगा, आप देख पा रहे होंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम जैसे कि जो डब्ल्यू वार्नर साहब थे, इन लोगों ने देखा कि भाई कुछ ड्रामेटिक चेंजेस बैक्टीरियोफाज के केसेस में जो हो रहा है, अर्थात इन्होंने बात किया था कि कोई बैक्टीरियोफेज होता है, those virus which kill the bacteria is called the bacteriophage। वह बैक्टीरियोफेज जो है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसी समय रिस्ट्रक्शन एंजाइम की जब खोज हुई तो पता लगा दो तरीके के एंजाइम्स होते हैं। एक तो था जिसके डीएनए को चारों तरफ से मेथिल ग्रुप प्रोटेक्ट करता था और इसको मेथाइलेज एंजाइम के नाम से जाना जाता था, डीएनए मेथाइलेज कहते थे, जिससे खुद का ई कोलाई का अपना डीएनए तो सुरक्षित हो जाता था। और दूसरा था रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो आने वाले बैक्टीरियोफाज के जो डीएनए थे, जो जेनेटिक मटेरियल थे, उसको कट कर देता था ड्यू टू लैक ऑफ मेथिल ग्रुप। अगर मेथिल ग्रुप होता तो समझ जाता कि मेरा ही है, मत काटो। लेकिन दूसरे का पहचान करना है तो उसके पास मेथिल ग्रुप नहीं होगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द मेथिल ग्रुप इट कैन बी आइडेंटिफाइड दैट्स आर जेनेटिक मटेरियल सेल्फ और अदर, राइट। इन्हीं चीजों की डिस्कशन करते हुए हम लोग समझेंगे आज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो स्किप मत करना, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। आइए नोट अपने निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए जो मैंने डाल रखा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ जेनेटिक या डीएनए यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए इसमें सबसे पहले तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में इसकी हिस्ट्री अगर बताऊं यहाँ पे, तो देखो हुआ क्या, अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं तो जो यहाँ पर टू टाइप ऑफ एंजाइम जो थे, टू टाइप ऑफ एंजाइम, इनकी डिस्कवरी हुई किसमें, इन ई कोलाई में। हालांकि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि डब्ल्यू आर्बर का बहुत बड़ा नाम आता है, डब्ल्यू आर्बर, जिन्होंने ड्रामेटिक चेंजेस बताए थे, ड्रामेटिक चेंजेस इन बैक्टीरियोफेज। अर्थात बैक्टीरियोफेज दोज वायरस विच किल टू बैक्टीरिया, यानी इस बैक्टीरियोफेज को ही देखेंगे कि ई कोलाई को कैसे डिस्टर्ब करता है। अर्थात इसमें हम समझेंगे कि इन्होंने कहा कि दो तरह के एंजाइम को ढूंढा था ई कोलाई के केसेस में। वो दोनों एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम कौन था भाई, तो उसको बताएंगे यहाँ पर हम लोग कि एक ऐसा होगा जो मेथिल ग्रुप एडेड ऑन डीएनए, और जब किसी के डीएनए पर मेथिल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाता है तो वो अपने डीएनए को आइडेंटिफाई करना उसके लिए काफी आसान हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कौन एंजाइम, तो उसका नाम लिख देता हूं मैं, डीएनए मेथाइलेज। क्या नाम था, डीएनए
मिथाइलेज। तो पहले एंजाइम का नाम पता चल गया, ई कोलाई में देखा गया डीएनए मिथाइलेज। और दूसरा क्या था, दूसरे एंजाइम को कट करने वाला था, यानी हम कर देंगे रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। जो क्या करता था साथियों, बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था, इसको क्या करता था, कट करता था। नहीं, दूसरे का डीएनए आएगा तो उसको खुड़ी खुड़ी बाल देगा, और बाल करके कहेगा तुम जाओ बेटा तुम्हारा कहानी साफ। डीएनए कट कर दिया, उसको तोड़ दिया। तो एक तो काट रहा था दूसरे का, एक था अपने को सुरक्षित कर रहा था ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो पाए, अपने को पहचान पाए, अपने को ना काट ले अपने जेनेटिक मटेरियल को, इसीलिए उसको नेचुरल ग्रुप लग जाता था। ये बातें, यहाँ तक की बातें तो आपको मेरे हिसाब से रेस्ट्रिक्शन में समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें रेस्ट्रिक्शन में होगा, एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, ठीक है ना। आगे समझेंगे इसमें क्या कहा जाता है भाई। जैसे मैं अगर मैं ऐसे एक देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे फिगर टाइप को बनाता हूँ, देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं अगर ये बताऊं कि नीचे एक ये कोलाई बना दिया मैंने इसे, समझो इस चीज का, ठीक है ना। नीचे एक ई कोलाई बना दिया मैंने, ये समझना इस चीज को, ये मान लो बैक्टीरियोफेज वाला मैंने बना दिया है, समझना है आपको। और इसमें इसका जो है भैया, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है ये वाला, ये खुद का क्या, ये सब जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस बैक्टीरिया का अपना खुद का ओन जेनेटिक मटेरियल यहीं पर दिखा दिया मैंने इसे, क्या ये ओन जेनेटिक मटेरियल है, ये ठीक है ना। ये पूरा मैंने आपको बताया कि ई कोलाई है, एक्सक्रेचिया कोलाई, समझ में आया ना। और यहाँ पर मैंने एक चीज दिखा दिया इसे, ये रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। अच्छा, इसी रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस की वजह से ये सब आप देखेंगे सब कटे रहेंगे ये, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस तो काटने के लिए जिम्मेदार है ना। तो ये जैसे देखेगा कि कोई बाहरी वाला जेनेटिक मटेरियल आया है, तो उसको क्या करेगा, काटना शुरू कर देगा, काट देगा उसको आराम से। और फाइनली आप देख पा रहे होंगे कि जैसे वो जेनेटिक मटेरियल खत्म होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो ओन वाला है, देखो जो ओन है, यहीं पर ये क्या होगा, ये जब काटेगा तो छोटा छोटा यहाँ फ्रेगमेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ से, फ्रेगमेंट्स तैयार हो गए, ठीक है ना। और ये वाला जो रहेगा इसको हम बोलते हैं डीएनए मिथाइलेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये डीएनए मिथाइलेज यहाँ होता है तो इससे क्या कार्य होता है भाई साहब, तो इससे होता है मिथाइलेशन, क्या होता है, मिथाइलेशन, ठीक है ना। और ये आता है फाइनली, और इन सबको दिखाने का काम करता है कि अपने वाले जेनेटिक मटेरियल को मिथाइलेट कर देता है, जिससे खुद के डीएनए पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है, और बाहरी वाला जो था इसको क्या हुआ, फाइनली धीरे धीरे कट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यानी हम लिख सकते हैं इसको कि ये हमारा बैक्टीरियो फेज होता है, जो क्या करता है, इंट्रोड्यूस देयर जेनेटिक मटेरियल, को समझ में आया भैया। तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को जैसे अंदर की तरफ ठूस देता है, तो ई कोलाई चौंक पड़ता है कि बाप ये किसका आ गया जेनेटिक मटेरियल, ये तो मेरा है नहीं, कौन बाप में इसको बचाएगा। तो ये कहेगा परेशान ना हो, मैं ई कोलाई हूँ, मेरे पास दो दो एंजाइम है, एक तो मिथाइलेज नाम का जो मुझे बचाएगा, एक और रखा हूँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो तुम्हें खुड़ी खुड़ी क्या करेगा, साफ कर देगा, यही होता ना। ये प्रोसेस यहाँ पर होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के विषय में समझने में काफी आसान हो गई चीज, समझा। चलिए आगे समझेंगे इसमें कुछ, इसमें एक अब मेरे हिसाब से बता देना देखो, अच्छा चलो ये चीजें मैं वैसे बता रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। डीएनए मेथाइलेज अपने को सुरक्षित करेगा, सेल्फ को। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, जो बाहरी बैक्टीरियोफेज का जो मटेरियल आया है जेनेटिक, उसको क्या करेगा, काटेगा। तो ये दो पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं, बता दिया। आगे देखेंगे प्रेजेंट टाइम में दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ नोट अगर मैं बना दूं, देखो नोट, नोट
प्रेजेंट टाइम में लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी हुई है कहाँ पर, इन 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के 230 जातियों में से लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी क्या हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। यानी बहुत बड़ी बात है कि अगर इतनी चीजें हो चुकी हैं तो ये पहला पॉइंट नोट में आप बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बताएंगे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भाई साहब है होता क्या है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो आर ही ले जाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भाई साहब बिलोंग करते हैं कहाँ पर, बिलोंग फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ एंजाइम। क्या नाम होता है उस ग्रुप का भाई साहब, न्यूक्लियज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियज कहा जाता है। अर्थात क्या होता है, इसको क्लीव करता है, क्लीव न्यूक्लिक एसिड, यानी ये किसको क्लीव करता है, न्यूक्लिक एसिड को। ये बात समझ आ गया होगा। अर्थात हम समझ सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक चीज और, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में दो बराबर डिवाइड में कर दिया गया, यानी हम यहीं पर अगर मैं समझूं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है, एक हो जाता है हमारा इंडोन्यूक्लियस, एक हो जाता है भैया क्या, एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम। समझ में आएगा। अब इतनी बात समझिएगा कि इंडो क्या है, एक्सोन्यूक्लियस, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के भाग हैं। कोई मिड वाले न्यूक्लियोटाइड को काटेगा तो कोई इंड वाले को काटेगा, ये तो अभी आएगा, आगे तो एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे नेमिंग दिया जाता है इन रेस्ट्रिक्शन इन एंजाइमों का, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए भैया, अब हम देखेंगे कि नेमिंग, यानी किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग कैसे लिखा कैसे गया होगा। बहुत आसान है, देख लीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं भी सीखा है तो आज मैं आपको एक दो ऐसे एग्जाम बताऊंगा, उस एग्जाम्पल से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये तो इस प्रकार से लिखा गया है। देखो पहला मैं अगर एग्जाम्पल लेकर चलूँ, यहाँ पे पहले की बात करता हूँ मैं, तो ई आर वन, समझिएगा इसको, बहुत आसान चीजें हैं भाई। ई फॉर है भैया, देखो ये क्या है, ये फर्स्ट लेटर है, क्या ये फर्स्ट लेटर, ये तो आपको पता पहला लेटर है। और जो फर्स्ट लेटर होता है इसकी क्वालिटी क्या है, ये जीनस नेम की बात करता है। किसका बात करता है, जीनस नेम। अर्थात यहाँ पर हम बता देंगे स्क्रेचिया, स्क्रीचिया, स्क्रेचिया, ठीक है ना। और ये आप देखेंगे नेक्स्ट दो लेटर, ये वाला देखेंगे, ये नेक्स्ट टू लेटर, भाई दो ही लेटर तो इसमें है। ये किसकी बात करेंगे, तो देखो एक्स क्या करेंगे लोग, देखो यहाँ पर ये लोग करेंगे स्पीसीज की बात करेंगे भाई साहब। क्या करेंगे, स्पीसीज की बात करते हैं। स्पीसीज मतलब ये हो जाता है कि स्क्रेचिया क्या नाम था, कोलाई, तो ये कोलाई वाला शब्द आ गया। समझ में आया होगा। अब आते हैं आर की बात करते हैं। आर, आप जानते हैं कि आर एक प्रकार से दोस्तों हमारा एक स्ट्रेन ग्रुप में जाना जाता है। क्या ये स्ट्रेन, स्ट्रेन है ना। और जो इसमें ये फर्स्ट वाला है, ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये देखो इसका मतलब ये होता है, जिसमें हम बताएंगे रोमन नंबर है। क्या ये रोमन नंबर, ठीक है ना। ये रोमन नंबर के रूप में आते हैं। एंड जिसमें क्या करेगा, जिसमें हम बताएंगे ये रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ आइसोलेशन, अर्थात ये कितने नंबर पर इसको आइसोलेट किया गया है, उसी नंबर को दिया। जैसे आप पढ़ेंगे आगे प्लाज्मिड पढ़ेंगे टाइगर, पीवीआर 322,
तो पी फॉर प्लाज्मिड, बी फॉर बोलीवर, आर फॉर रॉड्रिज, ये साइंटिस्ट का नाम हो गया, प्लाज्मिड को खोजने वाले। 322 नंबर पर खोजे गए थे, इसीलिए उसका नाम कह देगा 322, यानी कि आइसोलेशन जिस नंबर पे होता है उसका नाम किनारे लिख दिया जाता है, तो पहले नंबर पे किया गया। आई होप कि इको और आई वाल आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक मैं और बता देता हूँ, दूसरा नंबर देखो, यहाँ दूसरा भी समझ लो, क्लियर हो जाए सारी बातें। यहीं पर देखो आता है कि इसको नोट भी समझ सकते हो, जो रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रहा है अपने समय में, उसका नाम होगा हिंड सेकेंड। क्या होगा भैया? हिंड सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हीमोफिलस वाला है ये। देखो एच फॉर बता देंगे, देखो ये वाला हीमोफिलस, हीमोफिलस हो जाएगा। फिर देखेंगे ये लास्ट के जो दो लेटर है, ये यहाँ बना दो इसे, इसको बता देंगे हम लोग, इसका नाम हो जाएगा इन्फ्लुएंजी। क्या हो जाएगा भाई? इन्फ्लुएंजी, है ना, ये नाम हो जाता है। बाकी आपको बता ही दिया ये कि जिस नंबर पर होते हैं उस नंबर को नाम दिया जाता है, यानी आइसोलेशन कितने नंबर पर हुआ है। अर्थात टोटल ऑफ ये किस कैरेक्टर पर शो करते हैं, तो 5 कैरेक्टर हैं इसमें। कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी इसमें बता देंगे कि ये क्या करता है। ये वाज, इट वाज, इट वाज आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एंड characterized by, characterized by 5 years लेटर। क्या मेरी बात में समझ आ रही है? तो 5 years लेटर में ये आते हैं, जिसको आपने देख लिया। तो ये दोस्तों हमारा नेम है कि किसी भी एंजाइम्स को कैसे नेमिंग किया जाता है, ये बात हो गया। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं, यानी वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो वो जानने के लिए इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, फिर मैं वर्किंग बताता हूँ। चलिए अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों क्या कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क कैसे करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये सब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं, यानी आइडेंटिफाई करते हैं। वह साइट जब आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर उसी पर्टिकुलर जगह पर ये क्या करते हैं, कट करते हैं। उस पर्टिकुलर साइट का नाम होता है पैलिंड्रोमिक साइट। Palindromic site is that site in which any alphabet, any letter written, which can read from the both side, whatever 5 to 3 prime or 3 to 5 prime, but the means is the same. यानी 5 से 3 प्राइम पर पढ़ो या 3 से 5 इन पर आप पढ़िए, किसी भी अल्फाबेट को पढ़ेंगे, लेटर को पढ़ेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, सेम निकल कर आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। ऐसे साइट को पैलिंड्रोमिक साइट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही साइट को ही आइडेंटिफाई करता है, यानी ऐसे ही पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है हमारा ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फाइनली उस चीज को रीड करने के बाद ही क्या करेगा, कट करेगा। समझ में आ गया? जैसे आप क्लासेस में जाते हो तो अपनी क्लास को रीड करते हो, पढ़ते हो कि हम किस क्लास में हैं, उस क्लास को ही तो पढ़ पाते हो। जैसे मानो 12 में हो, तुम 12th में हो, तो 12th के ही क्लास में पहले आइडेंटिफाई करोगे। सपोज मानो कोई क्लास थोड़ा सा किसी दिन डिस्टर्ब हो जाए, और जिस क्लास में 11 चलता था आज उस क्लास में 12th है, आप तो पहुंच गए अपने वाले क्लास में, पता लगा उस क्लास में प्रेजेंट टाइम में 11th था। आपने बिना धड़धड़ाए आपने पूछा सर मैं आई कम, सर ने कहा ओके कम। आप गए बैठे, कुछ समय बाद आपने देखा अगल बगल आपके चेहरे सब क्या है, अनजाने हैं। आप तो वो व्यक्ति के सामने बैठे हैं जो आपके सामने बैठता नहीं है जल्दी। आपको लगा कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, तो आप क्या करते हैं, आप पूछते हैं कि सर हमारे क्लास के स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं। यानी आप अपने सीक्वेंस को, अपने साइट को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। जब आपको पहचान हो जाता है तो आप अपने क्लास में क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही ये है, अपने साइट को जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है तब काटना शुरू करेगा, जब तक नहीं काटेगा पैलिंड्रोमिक साइट नहीं है। तो यही बातें समझना, यही लिखना। क्लियर है? चलो 2 4 पॉइंट इसमें लिख लेते हैं, बताओ इसमें। देखो ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
एंजाइम्स फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग इंस्पेक्टिंग, एक इंस्पेक्ट करते निगरानी करना, इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द DNA sequence by recognizing site called उसका नाम अगर कोई पूछेगा तो नाम जरूर बताना भाई साहब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम हो जाएगा पैलिंड्रोमिक साइट के रूप में जाना जाता है, या इसको सीक्वेंस भी कह सकते हो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है ना। जो कैसे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, 4 से 8 लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सा है तो बता देना भाई साहब, इसमें बहुत पुराना फेमस है, एनसीईआरटी में मेंशन किया है साथियों, मलयालम। अब आप देखो जरा, इस पैलिंड्रोमिक साइट को अगर मान लो आप पढ़ते हैं, इधर से कहीं से पढ़िए, MALAYALAM मलयालम, इधर से पढ़ो MALAYALAM, यानी एक ऐसा अल्फाबेट है, एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जिसको कहीं से पढ़ो, किसी साइड से पढ़ो, 5 से पढ़ो या 3 से पढ़ो, मतलब तो सेम आ रहा है ना। तो यही तो कहना चाहता है पैलिंड्रोमिक, कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे साइट को ही आइडेंटिफाई करेंगे जिसका मतलब दोनों तरफ से पढ़ने पे सेम निकल कर आए, उसी साइट को हम कट करेंगे और ऐसे साइट्स को हम पैलिंड्रोमिक साइट के रूप में जानते हैं, जिसका नाम है पैलिंड्रोमिक या सॉरी मलयालम। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल मैं आपको अपनी तरफ से मेंशन करके बताता हूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो मजा आएगा। एक एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, मैं एक एग्जाम्पल नंबर आपको दूसरा बताता हूँ। देखो भाई, बहुत ही अभी फेमस है, 5 प्राइम से लेकर चलो और इसको छोड़ दो कहाँ पर, GAATTC, 3 पर छोड़ो और यहाँ पर 3 से पकड़ो और फिर शुरू करो, C, उधर उल्टा कर दो, CTTAAG, ठीक है ना, इधर से कर दो यहाँ। अब आप पढ़ो, चाहे इधर से पढ़ो GAATTC, यानी दोनों का मतलब क्या है, लगभग लगभग सेम है। सेम मीन्स दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये चीज बहुत आसान है, ज्यादा कठिन थोड़ा नहीं है। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसका बेसिक अगर मैं बताऊं आपसे, तो देखो, मैं चाहता हूं कि चीजों को बहुत अच्छे से पढ़े, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इतना ज्यादा इसको एम्फोसाइज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी में इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत वो भी है, लेकिन इसका उन सब चैप्टरों से और तगड़ा इंपॉर्टेंस है, स्कोर है, तो इसीलिए इसको बहुत मेहनत से पढ़ो। देखो, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये 5 प्राइम है, ये चला आया है कहाँ तक, 3 प्राइम पर, ये 3 प्राइम है, ये चला आया भैया 5 प्राइम पर। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कुछ अच्छे से एग्जाम्पल बता करके, फिगर समझा करके, चीजें समझने में, ताकि आपको दिक्कत कहीं पर ना आए, ठीक है ना। ये अब बीच में ये सब क्या हो जाएगा भैया, ये सब जो बने हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जाते हैं, अर्थात हम कह देंगे ये जो बेटा ये सब है, ये क्या है, फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ये तो आपको पता ही होगा कि दो जो कह सकते हैं, जो इसमें हेलिक्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, इससे बंधे होते हैं, पॉलीडाइस्टर बॉन्ड से बंधे होते हैं। और ये सब जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये सब पूरा बॉन्ड, इसको आप बता सकते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जानते हैं, पता ही होगा। ये वाला जो ये, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड,
न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बड़ा थोड़ा सा अंतर है। न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड का मतलब है। तो इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, सिंपल आप बताइए, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस होगा, शुगर होगा, और क्या हो जाएगा, फास्फेट ग्रुप होगा। ये तमाम चीजें मिल जाएं तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये तो समझ में आता होगा ना, इतना बेसिक पढ़ा है, मॉलिक्यूलर में पढ़ाई थी मैंने, ये चीजें आपको पता होगा। अर्थात इसमें हम बता सकते हैं भाई साहब कि ये क्या करते हैं। आपको एक चीज और पता होगा, जब हमने मॉलिक्यूलर में पढ़ाया था तो हमने कहा था कि बेस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर बना के जोड़ते हैं। अर्थात यहाँ पर ए टी के साथ हमेशा डबल बॉन्ड, जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ, इसको क्या बोलते हैं, बेस पेयरिंग के रूप में इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर यहाँ तक भैया? तो ये हमारा एक डीएनए यहाँ से हमने बना करके आपको सामने पेश कर दिया। शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये होता क्या। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था ऊपर की, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को दो भाग में डिवाइड किया, एक्सो और इंडो। वहां पर मैंने बताया नहीं था, एक लाइन यहाँ पर चाहिए तो आप लिख लीजिए, बना भी लीजिए। देखो, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको भाई साहब हम क्या करते हैं ना, कि दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक हमारा हो जाता है इस साइड में इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस, एक्सो, इंडो माने अंदर, एक्सो माने बाहर, कहते ना एग्जिट, एग्जिट माने बाहर चले जाओ, इंडो माने अंदर आ जाओ। तो सेंटर लेवल पर कट मारे कुछ और होगा, इंड पर कट मारे कुछ और होगा। यही तो एंजाइम का कमाल है। इसमें सारे एंजाइम एक काम नहीं कर पाएंगे कि इंडो पर भी कट मारे और एक्सो पे कट कर लो। लगभग मैं तो कह सकता हूँ कि एक सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव अ डिफरेंट साइड टू फॉर द कट। बहुत आसान है। देखो क्या कहता है इंडो भाई साहब, इंडो कहते हैं कि मैं किसी चीज को कट तो मारूंगा साहब, लेकिन ऐसा मैं एंजाइम, यानी कह देगा ये कि these enzymes remove remove nucleotides from, कहाँ से, इंड ऑफ स्ट्रैंड, किसी भी स्ट्रैंड का इंड वाला भाग, यानी ये है किनारे वाला भाग, यहाँ से ये कट मारेगा, इधर का कट मारेगा, लेकिन बीच में कट नहीं मारेगा, क्योंकि बीच वाली जिम्मेदारी किसी और की है। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ भैया। ये सोचिए, एंजाइम से सीख सकते हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी आप लोग भी नहीं निभाते हैं, पढ़ना है पढ़ते भी नहीं है, सोचते मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं तो वही जाके अपना एग्जाम दे आएंगे, है ना। तो अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा भाई आपको, इस चीज को ध्यान देना। अब आता है इंडो। इंडो में आप समझ गए होंगे इसका उल्टा, ये क्या करता है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर दैट, या कह ले एंड इज एक्चुअली एक्चुअली यूजफुल, एक्चुअली यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बाबूजी? यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को सेंटर से, अर्थात यहाँ पर देखो, ये बीच वाले पर आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, ये वाला। तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, ये हमारा कर रहा है इंडो का। ये भाई लोग क्या कर रहे हैं, ये सब एक्सो का कमाल है, ये सब किनारे वाले, ये सब एक्सो का कमाल है। तो एक ही फिगर से मैंने ये सब समझा दिया कि इंडो और एक्सो का कमाल कहाँ कहाँ पे होता है। ये चीज आपने बिल्कुल बेहद आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी जेनेटिक मटेरियल को कट करता है तो दो इंड बनते हैं, कहीं पर ब्लंट बन जाता है ना, कहते हैं कि ब्लंट एंड है, तो कहीं पर स्टिकी एंड बन जाता है। क्योंकि स्टिकी वाला चिपकता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दोनों साइड को भी बताता हूँ, लेकिन पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना।
चलिए भैया, अब हमने समझा दिया है इसमें कि कैसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो प्रोड्यूस होता है, ये दो एंड को प्रोड्यूस करता है। पहले एंड का नाम क्या बाबू है? ब्लंट एंड, या इसी को फ्लश कहा जाता है, ठीक ना। दूसरे एंड का नाम है स्टिकी एंड, कोहेसिव एंड, या स्टैगर्ड बोलते हैं, या ओवरहैंगिंग एंड कहा जाता है। तो देखिए, इसका बहुत नाम है। स्टिक माने चिपचिपा, चिपक जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम पा करके आसानी से। तो जो आसानी से चिपक जाए वही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए। समझिए, देखो, हमने बनाया एक स्टैंड 5 to 3, 3 to 5। इस पर मैंने न्यूक्लियोटाइड बेस दिया यहाँ पे GTTAAC, ये बन गया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया। यहाँ पर काम करेगा हिंड सेकंड। हिंड सेकंड का एक्शन हमेशा किसके बीच में होता है? टी और ए के बीच में। तो ध्यान देना, ये वही कट करेगा जहां पर न्यूक्लियोटाइड टी वाला और ए वाला आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। तो जैसे यहाँ कट करेगा इस एरिया में, यहाँ पे कहाँ होगा? ये इस एरिया में कट करेगा टी और ए यहाँ। अब देखिए, यहाँ काटा, GTT तो रहेगा, देखो GTT रहेगा। यहाँ से कटा होगा ये वाली ऐसे पूरा, ए हो गया, इतना एरिया बाहर हो गया। देखो AAC अलग हो गया ये सब। नीचे से देखेंगे CAA, ये है। टी से कटा है तो TTG ये बाहर हो गया। ये दोनों एरिया कहलाते हैं हमारे कैसे? ब्लंट एंड कहा जाता है। जो कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो हमारा हिंड थर्ड होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कौन से? रिकॉग्नाइजेशन साइड जो इसका होता है, अब देखेंगे, ये 5 प्राइम पर जब जाता है तो GTPY मतलब होता है प्यूरिन, एनी एनी सॉरी एनीप्रिमिडीन, PU एनीप्यूरिन। और ए आप देखेंगे, और ये जी होता है, इस प्रकार से हम कहेंगे, सॉरी सी होगा ये, AC। इस प्रकार में जी है ना, जी। इस प्रकार से इसको साइड को क्या कहता है? रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पर देखेंगे CT, ये हो जाएगा आपका वही प्यूरिन प्रिमिडीन GC, यानी कोई प्यूरिन कोई प्रिमिडीन हो जाए वहां पर रख दीजिएगा। इसको साइड को आइडेंटिफाई करने में ये हिंड थर्ड हमारा सक्षम हो। लेकिन दिमाग में रखना, किस पेड़ के बीच में काटेगा? तो याद रखना TA, है ना, TA के बीच में, TA टा, तो टा के बीच में हिंड थर्ड काटता है। लेकिन वहीं पर आप जब आते हैं स्टिकी एंड पर, जिसको कोहेसिव कहते हैं, जिसको स्टैगर्ड कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर हैंगिंग एंड कहते हैं, ये किसको कट करेगा? तो देखो, यहाँ जब एंजाइम स्टिकी वाले पे काम करते हैं, कौन से एंजाइम? इको RI, मैंने अभी बताया था, स्क्रेचिया कोलाई, है ना, ये वाला सब बताया अभी मैंने। अब ये क्या करेगा? देखो, ये काटेगा भाई साहब कहाँ? G और A के बीच में। जहां G और A नामक न्यूक्लियोटाइड इनको दिख गए, उसी बेस पे पर कट से मार देंगे। बनाया पूरा वही चीजें हैं, लेकिन इस बार कटिंग यहाँ से होगा। और यहाँ कहाँ होगा? G और A में। यह देखो, A और G यहाँ दिख रहा है, ये वाला एरिया कटेगा, है ना। तो यानी यहाँ पर जब कटा होगा तो देखो केवल G आएगा, बाकी ये लोग बाहर हो गए। तो ये G आया, देखो यहाँ तो रुक गया। इस पर जब कटेगा तो ये वाला एरिया कटेगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाकी ये सब एरिया हमारे पास भी बचे रह गए इधर वाले। तो देखो, ये पूरा बचा, जी गायब हो गया। ये जो एंड बनते हैं यहाँ पर इस प्रकार से कटिंग में, यानी कि हम कह सकते हैं जब इको RI काटता है, इको आर फर्स्ट काटता है, तो यहाँ पर स्टिक एंड बनते हैं, जिसमें AG या GA वहां पर बन जाता है। तो यहाँ GA मतलब गा, ये किसको काटा था? टा को, T फॉर टी, A फॉर ए, यानी यहाँ पर TA के बीच में हैंड हमारा सेकंड काटा। यहाँ पर इको R1 काटता है, इसके बीच में G और A के बीच में, ये देख सकते हैं। एग्जाम्पल कोई पूछेगा कौन कौन सा है, तो एक चीज इसमें भी देख लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि ब्लंट एंड में कौन से एग्जाम्पल हैं, समा 1, इको RB, HAE ही थर्ड भी है। लेकिन जब आप बात करते हैं स्टिक एंड में, इको R1 हिंड थर्ड, बाम H1, साल फर्स्ट, ये सभी एग्जाम्पल किसमें आते हैं हमारे? ये आते हैं हमारे स्टिकी इंड में आते हैं, ठीक है। जिसमें हम कहेंगे कि जो स्टिकी इंड होता है, ये कहीं ना कहीं फैसिलेट कर देता है किसको जोड़ने के लिए? DNA लाइगेज एंजाइम, क्योंकि DNA लाइगेज जोड़ने का काम ही करता है। स्टिकी इंड हो जाता है और आसानी से ऐड होने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं एक 5 मिनट का लेक्चर है जिसमें हम बताएंगे कि इको R1 कैसे, या इको R1 कैसे काम करता है, बस खत्म हो जाएगा।
चलिए भैया, अब इसमें लास्ट हेडिंग है ये वाला, वर्किंग ऑफ इकोला, यानी ये इको आर वन कैसे काम करता है। अभी मैंने आपसे बताया इको आर कहाँ कट करता है, गा, जी ए, है ना, गोनों से एडनो से, एडनिन ग्वानिन यहाँ पर कट करेगा। देखो हमने बनाया एक प्रकार से ये पूरा का पूरा एक स्टैंड, ठीक। देखो यहाँ पर इको आर वन आपको दिखाई पड़ता है जो जी और ए के बीच में कट करेगा। ये हमारा 5 to 3 इंड है, ये हमारा 3 to 5 इंड है। यहाँ पर भी इको आर वन है जो हमेशा इसको सर्च करेगा गा को, जी और ए या ए और जी, समझ में आया, यहाँ कट करेगा। और यहाँ पर देखेंगे ये कट करने के बाद कट किया तो यहाँ जी बचा, ये लिखा मैंने, और यहाँ जब कट किया तो ये एरिया खत्म हो गया, ए तक बचा यहाँ तक। ये समझ में आया होगा। ये कौन है, ये फॉरेन डीएनए है, जो विदेशी डीएनए, जो बाहरी डीएनए है, जो हमारी इच्छा अनुसार डीएनए आया था हमने ला दिया। ऐसा नहीं कि आप अपने अंदर का जो आप डिजायर आपका डीएनए है सिर्फ आप वही डीएनए को कट कर पाएंगे, उस डीएनए का कुछ स्पेसिफिक साइट कट करेगा भी तब जोड़ेगा। सब ऐसा नहीं हो कि ला करके कहीं से ऐड करवा दोगे, नहीं, कुछ पर्टिकुलर स्पेस होगा, प्लेस होगा, साइट होगा, वहीं से कट करने के बाद वो फाइनली जुड़ेगा, ठीक है। तो हमने फॉरेन डीएनए का ये एरिया कट करवा दिया इको आर वन से, जो जी और ए साइड को कट करता है। अब जोड़ेंगे कहाँ पर, तो किसी वेक्टर में ले जाओ। तो मैं कहाँ ले गया, वेक्टर डीएनए। आप जानते हैं वेक्टर एक प्रकार से एक व्हीकल है, संसाधन है, जिसके ऊपर किसी चीज को बैठा करके स्कूल तक छोड़ देते हैं, अर्थात कहीं तक छोड़ देते हैं। तो देखो वेक्टर इज ए व्हीकल दैट हेल्प टू कैरी द जीन टू होस्ट, जीन को अपने ऊपर बैठाता है, चिपकाता है और होस्ट में ले जाके छोड़ देता है। समझ में आया? देखो क्या करेगा, सेम पूरा डीएनए है, पूरा स्टैंड है, यहाँ पर आप देखेंगे वही इको आर वन काम करेगा। कौन सा साइड ढूंढेगा, गा। तो पहले में गा यहाँ मिला, ये कटा यहाँ पर, ये वाला, यहाँ गा यहाँ मिला, ये काटा, यहाँ जब काटा तो ए तक तो मान लीजिए ठीक है, जी वाला गायब हो गया, इतना एरिया बचा है। यहाँ कट किया तो ये वाला सब एरिया गायब हो गया, ये बचा जी। समझ में आया? अब हम इन दोनों एरिया को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब स्टिकी इंड है और स्टिकी इंड ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको पहले बताया था। देखो जैसे ये दोनों आपस में बाइंड करते हैं तो ये वाला जी, यहाँ का ये मैंने लिखा, ये देखो ये जी, बाकी ये भाई लोग सब आकर के देखो ये सब जुड़ गए हैं यहाँ पर पूरा, ये जुड़ गया यहाँ से। यहाँ का पूरा सी टी टी ए आ गया, सी टी टी ए, ये भाई साहब जी अकेला था, ये भी आ गया। सब लोगों ने आपस में जोड़ा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के तैयार कर दिया। ऐसे ही ट्रिक हम डिस्ट्रक्शन एंजाइम से या ई को आर वन से कट करने के बाद गा वाले साइड को कट करेंगे और फाइनली जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया जाता है। तो समझ में आ गया, इस प्रकार से इसका वर्क होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नोट अगर आपको चाहिए तो आप जानते हैं, मैं फिर बता देता हूँ। देखो इसको जोड़ेगा कौन, कटे फिटे भागों को, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का एक नाम होता है, मैं लिख देता हूँ, देखो मॉलिक्यूलर ग्लू, है ना, ग्लू माने चिपकाने वाला। पहला पॉइंट लिख लेना नोट में, और दूसरा ले लेना कि जो वेक्टर होता है या कोई फॉरेन डीएनए जो होता है, सेम रेस्ट्रक्शन एंजाइम यूज किया जाता है ना, किस लिए, ताकि टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड। सेम एंजाइम से इसीलिए काटा जाता है कि दोनों का स्टिकी एंड हमेशा बराबर रहे, सेम रहे, ताकि चिपकने में आसानी हो जाए, है ना। इसीलिए कहीं एंजाइम को हम लोग फिक्स करते हैं जो हमारे डिजायर डीएनए को काटे और वेक्टर को सेम को उसको भी काटे। सेम एंजाइम लेंगे, एक कैंची ले लो, एक कैंची से पैंट काटो, उसी कैंची से वो चैन काटो जहाँ से ला करके जोड़ना है। सेम कैंची से काटोगे तो वो तो बहरहाल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्तर पर हम लोग देखेंगे कि फंक्शन सेम होगा, स्टिकी एंड दोनों में प्रॉपर हो जाएगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, जिससे उसको जोड़ने में आसानी होगा। ठीक है साथियों। हाँ तो दोस्तों आज हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन वाला भाग खत्म कर लिया है। अब हम लोग आगे मिलेंगे इसमें, जिसमें साथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं हम सारे टॉपिक्स को लेकर के चल रहे हैं। आई होप कि मजा आया होगा। कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो ना किए होंगे। बाकी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी शॉर्ट ले लीजिए।